Good afternoon. ओके, तो स्टार्ट करते हैं, है ना? एवरीथिंग इज क्लियर। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन की बात हम पिछले लेक्चर में कर रहे थे और ट्रांसक्रिप्शन की मैकेनिज्म क्या है, कैसे होता है, ये पॉइंट हम डिस्कस करने वाले हैं। और एक पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में से केवल एक स्ट्रैंड से आरएनए बनेगा यूजुअली, और उसको हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या बोलेंगे? टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो एक बात ये समझ में आ रही कि जो आरएनए बनेगा उसका डायरेक्शन 5-3' होगा, और जिस डीएनए से बनेगा जिसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं उसका डायरेक्शन इसका अपोजिट 3-5'। ये वो डिफरेंट पॉइंट हैं जो हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे। एक और पॉइंट आपको दिख रहा है यहाँ पे कि बेसिकली हम बात करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। तो पिछले लेक्चर में ये बात हुई थी कि प्रोकैरियोटिक में सिर्फ एक ही तरह का आरएनए पॉलीमरेज होता है जो आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए सबका फॉर्मेशन करता है। ये बात हुई थी ना? याद है? ठीक है। तो बेसिकली हमें प्रोकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद कुछ पॉइंट्स यूकैरियोटिक की भी हम लेने वाले हैं। एक और पॉइंट मैंने बोला था कि डीएनए से आरआरएनए, डीएनए से एमआरएनए, डीएनए से टीआरएनए, ये सभी बनते हैं और इन सबको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। लेकिन हमें मेनली बनाना है किसको? एमआरएनए। यानी आज हम ट्रांसक्रिप्शन से जो आरएनए बनाने वाले हैं वो कौन सा है? एमआरएनए। ठीक है, तो इंफॉर्मेशन आगे बढ़ाते हैं। आरएनए पॉलीमरेज जो सिंगल है, जो डिफरेंट टाइप्स का आरएनए का फॉर्मेशन करता है, पहले उसके डिफरेंट कंपोनेंट की बात करते हैं। कोर एंजाइम प्लस सिग्मा फैक्टर, यानी आरएनए पॉलीमरेज का कोर एंजाइम प्लस सिग्मा फैक्टर मिल करके होलो एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज बनाता है। यानी कंप्लीट आरएनए पॉलीमरेज कोर एंजाइम प्लस सिग्मा फैक्टर से मिल करके बनता है, राइट? अब इसमें कोर एंजाइम में क्या क्या आता है? 2 अल्फा, एक बीटा डैश, एक ओमेगा। इस तरह से ये सभी कोर एंजाइम के पार्ट हैं। आपको याद होगा मैंने बोला था कि आरएनए पॉलीमरेज जब डीएनए से आरएनए बनाता है तो सारा काम अकेले यही करता है। यानी यहाँ पर हेलिकेज वाली बात नहीं होगी। यानी डीएनए को ओपन करना, डीएनए को फिर बाइंड कराना, आरएनए बनाना, ये सब काम यही करने वाला है ना? तो यहाँ से नहीं, कुछ भी मिस नहीं हुआ बेटा, यहीं से स्टार्ट हुआ है ना? तो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ पर आपने बोल दिया सिग्मा फैक्टर, और ये अगर सब मिल जाए तो ये क्या हो जाएंगे? होलो एंजाइम, कंप्लीट एंजाइम। तो कंप्लीट एंजाइम या होलो एंजाइम यहाँ पर आपने बोला, और यही सब आरएनए पॉलीमरेज का जो होलो एंजाइम है ये ट्रांसक्रिप्शन कराने वाला है। कैसे होगा वो हम डिस्कस करेंगे। फंक्शन कोर एंजाइम का क्या है कि 5-3' में पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन मतलब चेन फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। देखो पॉलीमराइजेशन एक टर्म है जिसमें पॉलीमर बनाने की बात। आपको पता है कि डीएनए भी न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है और आरएनए भी न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। फिलहाल ट्रांसक्रिप्शन में हम क्या बनाने वाले हैं? डीएनए से आरएनए। तो 5-3' पॉलीमराइजेशन होता है यहाँ पे। और ये बात पहले भी हो चुकी है कि चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, इन सब का पॉलीमराइजेशन का डायरेक्शन क्या होगा? 5-3' होगा, राइट? 5-3' होगा। आवाज आ रही है ना सबको? ठीक है। तो आपने बोला कि आरएनए पॉलीमरेज वो एंजाइम है जो डीएनए से आरएनए बनाएगा। अब कैसे बनाएगा वो हमें डिस्कस करना है, यही मैकेनिज्म हम डिस्कस कर रहे हैं। ये भी हमें पता चल चुका है कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में से एक स्ट्रैंड से बनेगा। अब वो कहानी अगले स्लाइड में आपको मिलने वाली। अभी तो आपने बस आरएनए पॉलीमरेज की बात की, इसमें कोर एंजाइम होता है और सिग्मा फैक्टर। कोर एंजाइम में 2 अल्फा, एक बीटा डैश, ओमेगा आता है। अगर आप इन पार्ट्स को नहीं भी याद करोगे
तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी ने इनमें से किसी का भी नाम नहीं लिया, बस कोर एंजाइम और सिग्मा फैक्टर बोला है। अदरवाइज इन सबका कुछ न कुछ काम है। कोई डीएनए को इसमें से खोलता है, कोई डीएनए को पैक करता है, इस तरह से इन सबका काम है। लेकिन वो वर्क ना तो आपको मॉड्यूल में मिलने वाला है, वो वर्क नहीं है एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी ने सीधे सीधे कोर एंजाइम और सिग्मा फैक्टर बोला, बट कोर एंजाइम में क्या क्या होता है ये आपने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। नेक्स्ट है, अब आपने रिप्रेजेंट कर दिया डीएनए, आपको पता है ये 5'2 3' इधर होगा, तो यहाँ पर ये 3' होगा, तो इधर 5' होगा, राइट। अब अगर ये टेम्पलेट है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, तो यहाँ पर आरएनए 5'2 3' बनने वाला, आरएनए 5'2 3' बनने वाला। अब कोई पूछ रहा है कि बीटा चेन इफेक्ट होने से सिकल सेल एनीमिया होता है। अब सोचो क्या चल रहा है और आप क्या पूछ रहे हो, कोई लॉजिक बनता है क्या इसका? चलिए पॉइंट पे आते हैं, है ना। कई बार तो ये होता है कि चैट को मिनिमाइज कर दीजिए, देखा ही नहीं और फिर पढ़ाया जाए। पॉइंट पे आते हैं, है ना। तो आगे आते हैं, नेक्स्ट है टू रिकॉग्नाइज द प्रमोटर। आपने बोला कि सिग्मा फैक्टर का काम है टू रिकॉग्नाइज प्रमोटर, प्रमोटर को रिकॉग्नाइज करना, और इसका मेन काम है कोर एंजाइम का पॉलीमराइजेशन यानी चेन फॉर्मेशन में। अब सवाल है कि प्रमोटर क्या है, ये भी पॉइंट है, क्या है ये अपने को पता नहीं, तो हम प्रमोटर की भी बात करेंगे अगले स्लाइड में, सब आपको मिलने वाला है। यहाँ पर आपने डीएनए को रिप्रेजेंट किया है, देखो यहाँ पर है ये 5', इधर है 3', यहाँ पर 3', यहाँ पर है 5'। ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, यहाँ पे आपने लिखा ना ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट प्रमोटर स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर से मिलकर बना होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है। तो इस पॉइंट को समझते हैं और यहीं से हम आरएनए बनाने वाले हैं। देखो यहाँ पर ये प्रमोटर, ये स्ट्रक्चरल जीन, ये टर्मिनेटर, यानी बेसिकली जैसे अगर हम बात करें, सपोज ये डीएनए, आपको पता है डीएनए कॉइल्ड होता है ऐसे, ये डबल स्ट्रैंडेड, ये डबल स्ट्रैंडेड, लेकिन समझाने के लिए इसको हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, राइट। अब इसमें आपने बोला कि यहाँ पर होगा प्रमोटर, सपोज ये है प्रमोटर, इधर है ये टर्मिनेटर, तो बीच में क्या हो जाएगा स्ट्रक्चरल जीन, इनके बीच में क्या है स्ट्रक्चरल जीन, ये आपने रिप्रेजेंट किया। तो आपने बोला स्ट्रक्चरल जीन, इधर प्रमोटर, इधर टर्मिनेटर, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट है आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है प्रमोटर से। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम हमेशा आपके डीएनए के जिस पार्ट से जुड़ता है वो प्रमोटर है। अब सवाल है कि यहाँ पर ये प्रमोटर है, इससे आके आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा, तो आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर से जोड़ने में मदद करता है सिग्मा फैक्टर। अभी आपने यहाँ पे मेंशन किया था, मैं पिछली स्लाइड पे आता हूँ, आपने यही तो बोला था टू रिकॉग्नाइज द प्रमोटर, यानी प्रमोटर की पहचान करने का काम कौन करता है सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर का काम है पहचानना कि डीएनए में, अगर ये डीएनए है तो डीएनए में कहां पर प्रमोटर है, इसको रिकॉग्नाइज कौन करता है सिग्मा फैक्टर। और अगर ये सिग्मा फैक्टर प्रमोटर को रिकॉग्नाइज कर रहा है, इसका मतलब प्रमोटर कहां पर है उसकी पहचान करने के लिए उसमें कुछ ना कुछ प्रेजेंट होता होगा, जिससे पता चलता होगा कि ये यहाँ पर है तो ये प्रमोटर होगा। तो क्या होता है इस पॉइंट पर भी हम आने वाले, फिलहाल ये डायग्राम प्रमोटर स्ट्रक्चरल और टर्मिनेटर, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज आपने बोला प्रमोटर भी जुड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अब बताओ क्या ये 3' to 5' आपने बोला ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, क्या टेम्पलेट स्ट्रैंड से आरएनए बनता है? आपने बोला यहाँ पर 5' और यहाँ पे 3', आरएनए का फॉर्मेशन आप करा रहे हो, आरएनए बन रहा है। अब यहाँ पर ये आपने बोला ये स्टार्ट पॉइंट है, ये क्या है स्टार्ट पॉइंट, इसको मैं रिप्रेजेंट कर दूं +1 से, जो स्टार्ट पॉइंट होता है ना वो +1 है, +1 जहां से स्टार्ट होगा, और इसके पहले अप स्ट्रीम और इसके बाद डाउन स्ट्रीम, इसके पहले अप स्ट्रीम और इसके बाद डाउन स्ट्रीम की बात होगी। तो जनरली हम ये बोलते हैं कि जो स्ट्रक्चरल जीन है, सपोज इसको मैं बोलता हूँ स्ट्रक्चरल जीन, ये, तो क्या मैं बोल दूं कि स्ट्रक्चरल जीन से पहले प्रमोटर आता है और स्ट्रक्चरल जीन के बाद टर्मिनेटर आता है? स्ट्रक्चरल जीन से पहले
ठीक है, क्या जरूरी है अभी समझ में आएगा। अभी सुनो बेटा, स्ट्रक्चरल जीन से पहले प्रमोटर है और स्ट्रक्चरल जीन के बाद टर्मिनेटर है, राइट। तो हम ये बोलते हैं कि स्ट्रक्चरल जीन से पहले प्रमोटर यानी अपस्ट्रीम की तरफ प्रमोटर होता है और डाउन स्ट्रीम की तरफ टर्मिनेटर होता है, डाउन स्ट्रीम की तरफ टर्मिनेटर होता है। यानी अपस्ट्रीम की तरफ प्रमोटर, अभी क्या प्राइमेज की तरफ होता है या क्या होता है अभी सुनना है, अभी सिर्फ सुनो। प्रमोटर और टर्मिनेटर यानी अपस्ट्रीम की तरफ प्रमोटर और डाउनस्ट्रीम की तरफ टर्मिनेटर, और ये सब कुछ कोडिंग स्ट्रैंड को ध्यान में रख करके ये लेवलिंग की गई। यानी अब मैं ये बोलने वाला हूं, देखो कोडिंग स्ट्रैंड का जिधर 5 डैश है, कोडिंग स्ट्रैंड का जिधर 5 डैश है वो प्रमोटर, और कोडिंग स्ट्रैंड का जिधर 3 डैश है वो टर्मिनेटर। मैं बोल रहा हूँ कोडिंग स्ट्रैंड का जिधर 5 डैश है उधर प्रमोटर, और जिधर 3 डैश उधर टर्मिनेटर। ठीक है, अब इसमें आपने इसको क्या बोला, ये 5 डैश टू 3 डैश कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड को आपने एक और नाम दिया था सेंस स्ट्रैंड, याद है सेंस स्ट्रैंड। और टेम्पलेट अगर ये 3 डैश टू 5 डैश, टेम्पलेट को आपने क्या बोला था, एंटी सेंस, एंटी सेंस स्ट्रैंड बोला था आपने, याद है एंटी सेंस स्ट्रैंड भी बोला था आपने। तो यहाँ पर ये एंटी सेंस स्ट्रैंड भी आपने एक और नाम लिख दिया यहाँ पे। अब आप बताओ क्या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, जितना मैं पूछता हूँ उसका जवाब देना है। आपको जो डाउट है अभी ऐसे कई डायग्राम आएंगे वो अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट प्रमोटर स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर से मिलकर बना होता है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट प्रमोटर स्ट्रक्चरल जीन टर्मिनेटर से मिलकर बना होता है। ठीक है, कोडिंग स्ट्रैंड का जिधर 5 डैश होगा, कोडिंग स्ट्रैंड का जिधर 5 डैश होगा उधर प्रमोटर होगा, और कोडिंग स्ट्रैंड का जिधर 3 डैश होगा उधर टर्मिनेटर होगा। या ये बोलूं अपस्ट्रीम की तरफ प्रमोटर, डाउनस्ट्रीम की तरफ टर्मिनेटर। या ये बोलूं स्ट्रक्चरल जीन से पहले प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन के बाद टर्मिनेटर। ठीक है, एनसीईआरटी ने एक और बात बोली है यहाँ पर, और वो क्या है इसको मैं आपको समझाता हूं और फिर इस इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाएंगे, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे। वो ये है कि अगर मान लो ये डीएनए था, ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया, ये वही डायग्राम ऊपर वाला बना रहा हूं यहाँ पे 5 डैश, ये 3 डैश, ये 3 डैश, यहाँ पर 5 डैश। ठीक है, एनसीईआरटी ने बोला कि अगर जैसे आपने बोला ये प्रमोटर है, ये प्रमोटर और ये टर्मिनेटर। ठीक है, एनसीईआरटी ने बोला कि अगर प्रमोटर और टर्मिनेटर के पोजीशन को हम चेंज कर दें तो कोडिंग और टेम्पलेट का पोजीशन भी बदल जाएगा। मैं फिर से बोलता हूं, डायग्राम से आपको समझाऊंगा भी कि प्रमोटर और टर्मिनेटर के पोजीशन को चेंज कर दूं, यानी मैं यहां पर कर दूं इधर टर्मिनेटर और यहां पे कर दूं प्रमोटर, राइट। तो मैंने क्या किया, इसको शिफ्ट कर दिया। तो आप बताओ अगर इधर प्रमोटर है तो क्या प्रमोटर है इधर, इधर ये 5 डैश है, याद होगा ना 5 डैश प्रमोटर, ये कौन सा स्टैंड हो जाएगा, कोडिंग स्टैंड, ये कोडिंग हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, टेम्पलेट हो जाएगा। टेम्पलेट तो आप देखो क्या ऊपर वाले डायग्राम से अपोजिट हुआ कि नहीं हुआ, ऊपर वाले में कोडिंग ये था, टेम्पलेट ये था, और नीचे वाले में कोडिंग स्टैंड ये हो गया, टेम्पलेट ऊपर वाला हो गया। मतलब ये फिक्स नहीं है भाई किसको हम कोडिंग किसको टेम्पलेट बोल, चेंज हो सकता है। मैं ये नहीं कर रहा कि ऊपर वाला हमेशा कोडिंग होगा नीचे वाला टेम्पलेट होगा, दैट मींस ये चेंजिंग हो सकता है और डिपेंड करता है किधर प्रमोटर है किधर टर्मिनेटर है, राइट। यानी प्रमोटर और टर्मिनेटर का पोजीशन बदलेगा तो सेंस और एंटी सेंस या कोडिंग और टेम्पलेट स्टैंड का पोजीशन भी बदल जाएगा, राइट। हाँ, ये तय है कि कोडिंग 5 डैश टू 3 डैश होगा, टेम्पलेट 3 डैश टू 5 डैश होगा। ये तय है कि जो 3 डैश टू 5 डैश टेम्पलेट है उसी से आरएनए बनेगा जिसका डायरेक्शन 5 डैश टू 3 डैश होगा। ठीक है, अब किसी ने बोला कि सर आपने कल कैसे बता दिया था ये डायरेक्शन वाला पॉइंट इस पर आ जाती है। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, आप देख लेना मॉड्यूल में भी डिफरेंट क्वेश्चन, तो वहां पर ऐसे डायरेक्ट डीएनए दिया जाता है, यहाँ पर ऐसे डीएनए लिख दिया जाएगा, ये 5 डैश, ये 3 डैश, ये 3 डैश, ये 5 डैश, यहाँ पे सीक्वेंस दे दिया जाएगा। हमें थोड़ी पता चल रहा किधर प्रमोटर किधर टर्मिनेटर, तो हमें समझना है जो 5 डैश टू 3 डैश है वो कोडिंग, जो 3 डैश टू 5 डैश है वो टेम्पलेट। हमें इस तरह समझ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है,
क्योंकि मैकेनिज्म से आपको इस प्रमोटर टर्मिनेटर ये डायग्राम देके क्वेश्चन आपसे कभी भी नहीं पूछा। समझ में आ रही बात? आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा सीधे सीधे तो 5 to 3, 3 to 5, कई बार तो डायरेक्शन में नहीं दिया जाएगा। तो मैंने आपसे बोला था ना, कुछ भी नहीं दिया तो टेम्पलेट मांग के क्वेश्चन सॉल्व करना है, राइट है? ठीक है, तो अब इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ाते हैं। सिस्ट्रॉन एक टर्म है, समझ लें, सेगमेंट ऑफ डीएनए विच हैव इंफॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। डीएनए का वो सेगमेंट जिसके पास पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने की इंफॉर्मेशन हो, उसको सिस्ट्रॉन बोलते हैं। और आपको पता है कि डीएनए पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन। क्या डीएनए डायरेक्ट प्रोटीन बनाता है? क्या नहीं, डीएनए से पहले क्या बनेगा? आरएनए, और हम स्पेशली क्या बना रहे हैं यहाँ पर? एमआरएनए, और फिर इससे क्या बनेगा? प्रोटीन, यानी पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने की बात होगी। तो डीएनए का वो पार्ट जो इस पॉलीपेप्टाइड चेन यानी प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, उसको हम बोलेंगे सिस्ट्रॉन। तो बेसिकली डीएनए से डीएनए का बनना क्या था? डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए का बनना डीएनए रेप्लिकेशन, हम पढ़ चुके हैं। अब डीएनए से हम क्या बनाना चाहते हैं? आरएनए, और जब आरएनए बन जाएगा तो इस आरएनए से प्रोटीन बना लेंगे। लेकिन एक बात तय है कि डीएनए से डायरेक्ट प्रोटीन नहीं बनता है, डीएनए से पहले आरएनए और आरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा। अब मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में आते हैं। आपने देखो बोला स्टार्ट पॉइंट, ठीक है, ये स्ट्रक्चरल, इधर प्रमोटर, इधर टर्मिनेटर। आप बताओ प्रमोटर कहां पर है, इसको पहचानने का काम किसका है? सिग्मा फैक्टर, बिल्कुल, सिग्मा फैक्टर का काम था कि प्रमोटर की पहचान करना है। अब सवाल ये है कि यहाँ भी डीएनए है, यहाँ भी डीएनए, ये प्रमोटर, स्ट्रक्चरल, टर्मिनेटर, जो आपने बोला ट्रांसक्रिप्शन, ये पूरा डीएनए तो है। तो इस डीएनए पर कहां पर प्रमोटर है, ये पहचानेगा आपका सिग्मा फैक्टर। और उस प्रमोटर पर कुछ सीक्वेंसेस होते हैं, रिजर्व सीक्वेंस। जैसे कि मैंने बोला प्री बनाओ बॉक्स, इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक, इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक यहां पर प्रेजेंट है प्री बनाओ बॉक्स, मतलब कुछ बॉक्स है, रिजर्व सीक्वेंस है। और उसमें सीक्वेंस क्या होता है? टी ए टी ए ए टी। अब आपको पता है ये कोडिंग है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री इधर क्या होगा आपको पता है। यूकैरियोटिक अगर बात करें तो यहाँ पर प्रेजेंट है जो बॉक्स, उसको हम बोलते हैं टाटा बॉक्स या हुगनेस बॉक्स। अब इस बात को समझना, मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि जो प्रोकैरियोटिक है उसके प्रमोटर साइट पर, जो प्रोकैरियोटिक है उसके प्रमोटर साइट पर प्री बनाओ बॉक्स हो। मैंने आपसे क्या बोला कि अगर ये डीएनए है तो सिग्मा फैक्टर को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर प्रमोटर है? इसका मतलब उस प्रमोटर साइट पर कुछ रिजर्व सीक्वेंसेस होते हैं, और वो सीक्वेंस वहां पर प्रेजेंट है। मतलब अगर टाटा बॉक्स है, प्री बनाओ बॉक्स है, तो पता चल रहा है कि वहां पर प्रमोटर साइट है। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन ये है कि प्रोकैरियोटिक के प्रमोटर साइट पर कौन सा बॉक्स होता है? प्री बनाओ बॉक्स, और यूकैरियोटिक में टाटा बॉक्स या हुगनेस बॉक्स। अब यहां पर आपसे ये भी पूछा जाएगा कि प्री बनाओ बॉक्स में नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस क्या होता है, तो याद रखना होगा टी ए टी ए टी, ये 6 नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस ऐसे ही आपको याद रखना पड़ेगा। वैसे टाटा बॉक्स या हुगनेस बॉक्स की बात करें तो वहां पर 7 नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस ऐसे ही याद रखना, वो है टी ए टी ए टी ए टी या टी ए टी ए। ये रिजर्व सीक्वेंस है, ये यहाँ पर प्रेजेंट होगा ही। इसलिए क्वेश्चन बनता है कि प्रोकैरियोटिक के प्रमोटर साइट पे या यूकैरियोटिक के प्रमोटर साइट पे कौन सा बॉक्स प्रेजेंट होता है, और उसमें नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस क्या होता है, राइट? तो यहां पर ये बात फिक्स हो गई। अब मैं फिर से बोलता हूं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, मैं फिर से रिपीट करता हूं, क्या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर आता है? ठीक है। क्या स्ट्रक्चरल जीन से पहले प्रमोटर और स्ट्रक्चरल जीन के बाद टर्मिनेटर होता है? क्या, ठीक है, क्या अप स्ट्रीम की तरफ प्रमोटर, डाउन स्ट्रीम की तरफ टर्मिनेटर है? प्रमोटर पर कुछ रिजर्व सीक्वेंस होते हैं जिसको रिकॉग्नाइज करता है सिग्मा फैक्टर। इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक प्री बनाओ बॉक्स प्रेजेंट है जिसमें सीक्वेंस है टी ए टी, ये याद रखना होगा। और यूकैरियोटिक में टाटा बॉक्स या हुगनेस बॉक्स होगा जिसमें सीक्वेंस था टी ए टी या टी ए, ये याद रखना होगा, राइट? ठीक है। अभी ये सब किसके बारे में पढ़ लो? आप डीएनए के बारे में। ये
लेकिन आपको पता है जब क्वेश्चन बनेगा तो आप डीएनए आपको पता है ऐसे प्रेजेंट था, हमने ऐसे ही पढ़ा था, लेकिन डी उसमें है क्या वो आप यहाँ पर डिस्कस कर रहे हो। और फिर इस डीएनए से, यानी आपको पता है डीएनए के डोनेशन को अलग करना है, फिर आरएनए पॉलीमरेज के प्रेजेंस में हमें आरएनए बनाना है, ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये प्रोसेस काफी कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर अब इस पॉइंट पर आते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो सेम वही डायग्राम जो पिछले स्लाइड में था, स्टार्ट पॉइंट, प्रमोटर, टाटा बॉक्स, फिर बनाओ बॉक्स, तो आपको दिख रहा है टी ए टी ए टी ए, फिर बनाओ बॉक्स है। बात किसकी हो रही है, बात किसकी हो रही है। अब कोई बोला सर पिछली स्लाइड दिखा दो, आपको घर पे देखने को मिलेगा बेटा, है ना। प्रोकैरियोट की बात हो रही है, ठीक है। स्टार्ट में अब देखते हैं क्या होता है। देखो आरएनए पॉलीमरेज का यहाँ पर ये है सिग्मा फैक्टर जिसने प्रमोटर की पहचान की, और ये जा करके इससे जुड़ेगा, प्रोसेस सीक्वेंस वाइज चलेगा। देखो मैं एक साथ बोलता हूं, प्रमोटर वो है जिससे आके आरएनए पॉलीमरेज जुड़ता है, ठीक। ये आरएनए पॉलीमरेज मूव करेगा। अब बताओ टेम्पलेट का डायरेक्शन 3' to 5', टेम्पलेट का डायरेक्शन 3' to 5', तो आरएनए बनेगा उसका डायरेक्शन 5' to 3', बिल्कुल सही है। तो देखो होता क्या है, प्रमोटर पे जुड़ेगा, ये मूव करते करते स्ट्रक्चरल जीन पर आएगा तो आरएनए बनेगा, और ये मूव करते करते टर्मिनेटर पे आ जाएगा तो प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी प्रमोटर से कहानी की शुरुआत होती, इनिशिएशन। स्ट्रक्चरल जीन में इलोंगेशन, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे से जुड़ता जाएगा। किस बॉन्ड से जुड़ेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, वही कहानी। और खत्म होगा किधर, टर्मिनेटर। खत्म किधर होगा, तो शुरू प्रमोटर से, इलोंगेशन स्ट्रक्चरल जीन, और टर्मिनेटर पे प्रोसेस खत्म हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां पर आपने बोला कि ये सिग्मा फैक्टर के मदद से आपका आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर साइड से जुड़ गया। अब आपको पता डीएनए तो कॉइल्ड था, इसको कॉइलिंग को खोलना भी होगा, तो डीएनए को खोलना और डीएनए को बंद करना सब कौन करता है, आरएनए पॉलीमरेज। अब आरएनए पॉलीमरेज का कोर पार्टिकल में याद होगा 2 अल्फा लिखा था, एक बीटा डैश, एक ओमेगा। लेकिन इनमें से किसी का फंक्शन में याद नहीं रखना तो अच्छी बात है, यानी आप बस आरएनए पॉलीमरेज बोलने वाले हो। देखते हैं आगे क्या क्या मिलता है, क्या क्या क्वेश्चन। ये सब डिस्कस करने के बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, अगर आपके पास क्वेश्चन का जवाब है तो सब कुछ ठीक है, आप मॉड्यूल के डिफरेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इनिशिएशन, शुरुआत करते हैं। तो आपने दिखाया कि यहाँ पे देखो ये प्रमोटर साइड पे जुड़ा और इसको खोला और यहाँ से आगे बढ़ना ही शुरू करेगा, आपका ये एंजाइम आगे बढ़ना शुरू हुआ स्ट्रक्चरल जीन पे, स्ट्रक्चरल जीन की तरफ बढ़ा, और ये बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आ गए स्ट्रक्चरल जीन, राइट। फिर वही कहानी आपको पता है, जैसे आपको आपने बोला था एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, तो साइटोसिन है, ये शुगर है, ये 3 फॉस्फेट है, तो क्या ये सीटीपी हो जाएगा, ट्राइफॉस्फेट। इस तरह से जीटीपी, यूटीपी होगा, लेकिन ये ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट किसमें होगा, मोनोफॉस्फेट में, तो एनर्जी भी और सबस्ट्रेट भी मिलेगा, बिल्कुल सही। सेम वही पॉइंट आपने बोला, ये मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया और इस तरह से आपको एनर्जी भी मिल जाएगा और सबस्ट्रेट भी मिल जाएगा, सेम वही कहानी जो हमने पहले पढ़ी थी। तो यहाँ पर ये इनिशिएशन की बात हुई, ये इनिशिएशन की बात हो रही, ठीक। अब इसके बाद जो आपने रिप्रेजेंट किया, ये देख रहे हो इसका कॉम्प्लीमेंट्री। अब इनिशिएशन जब हो जाएगा ना, तो यहाँ से सिग्मा फैक्टर बाहर आ जाएगा। सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन तक, यानी कुछ टाइम तक शुरुआत में बस ये डीएनए से जुड़ता है, प्रमोटर साइड से जुड़ते हुए कुछ दूर तक आगे जाएगा, उसके बाद ये बाहर आ जाता है और इसके आगे के प्रोसेस को अकेले कोर एंजाइम, आरएनए पॉलीमरेज का जो कोर पार्टिकल था वो सब अकेले काम करता है। तो यहाँ पर आपने रिप्रेजेंट किया इनिशिएशन, और इसके आगे बढ़ते हैं। रिमूव सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर क्या हो गया, हट गया। अब इलोंगेशन की बात करते हैं। इलोंगेशन क्या होगा, ये जैसे यहाँ पर था, ये मूव करते करते यहाँ तक आएगा, तो आपको पता है यहाँ पे टी है, यहाँ ए है, यहाँ पे जी है, तो इसका टी की जगह यहाँ पर यू ए होगा कि टी की जगह ए आएगा, बताओ टी की जगह ए आएगा यू आएगा, यहाँ टी है तो ऊपर ए, बिल्कुल सही, ए है तो टी की जगह यू, जी है तो सी, राइट। इस तरह से आरएनए का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये आरएनए पॉलीमरेज, और यहाँ पर डीएनए से आप बोल रहे आरएनए बनना शुरू हो गया, तो इस तरह से आरएनए का फॉर्मेशन होगा, ये मूव करते आगे बढ़ता जाएगा जब तक कि टर्मिनेटर ना आ जाए, जब तक कि टर्मिनेटर ना आ जाए, राइट।
तो इनिशिएशन में आपने देखा कि आरएनए पॉलीमरेज जा करके सिग्मा फैक्टर के मदद से प्रमोटर साइट पे जुड़ा और फिर आगे मूव कर रहा है। मूव करते हुए ये जाता है कहां पर, स्टार्ट पॉइंट से आगे बढ़ेगा तो स्ट्रक्चरल जीन, कुछ समय बाद ये सिग्मा फैक्टर बाहर आ जाता है और आगे की प्रोसेस को अकेले कोर पार्ट की आरएनए पॉलीमरेज का करता है, यानी इलांगेशन में वही जाए। फिर जब ये आरएनए पॉलीमरेज मूव करते करते कहां आ जाएगा, टर्मिनेटर पे, तो क्या होगा इसकी बात करते हैं। टर्मिनेशन, आरएनए पॉलीमरेज जब मूव करते यहां तक आएगा तो ये जो आरएनए था वो इससे अलग हो जाएगा यहाँ पर, और ये काम करता है रो फैक्टर। कौन करेगा, रो फैक्टर। तो यहाँ पर आपने दिखा ये रो फैक्टर है, ये रो फैक्टर प्रोसेस को टर्मिनेट करता है, मतलब आरएनए पॉलीमरेज का कोर पार्टिकल जो डीएनए से जुड़ा है उसको बाहर निकाल देगा, तो बाहर निकाल देगा तो ये आरएनए क्या होगा, डिटैच हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो कहानी ऐसे चल रही, देखो आरएनए पॉलीमरेज प्लस सिग्मा फैक्टर इनिशिएशन करा रहा है, आरएनए पॉलीमरेज का स्पेशली कोर पार्टिकल इलॉन्गेशन करा रहा है, और आरएनए पॉलीमरेज प्लस रो फैक्टर क्या करा रहा है, टर्मिनेशन करा रहा है। यानी आरएनए पॉलीमरेज के साथ रो फैक्टर मिला और फिर वो प्रोसेस को क्या कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है। ठीक है, अच्छा कोई बोल रहा है कि एटीजीसी कैसे डिसाइड करना, ठीक है अभी बात करें। ठीक है, सही, बिल्कुल। ट्रांसक्रिप्शन, जैसे देखो ट्रांसक्रिप्शन आगे बढ़ता गया ना, तो फिर ये डीएनए बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा, यानी ये आगे बढ़ेगा फिर डीएनए पहले की तरह होगा, आगे बढ़ेगा डीएनए फिर पहले की तरह कॉइल होता जाएगा ऐसे। और आपको पता है ये सब काम आरएनए पॉलीमरेज ही कर रहा है, लेकिन मैं वो जो दो अल्फा बीटा बीटा उन सब का काम ये सब है, बट अपने को ये याद नहीं रखना कि कौन डीएनए को खोलेगा और कौन डीएनए को फिर बाइंड करेगा, ये अपने सिलेबस में है ही। तो आपने बोला कि यहाँ हेलिकेज वगैरह नहीं होता बेटा। अब आपने बोला यहाँ पर आपने बोला कि प्रमोटर से कहानी की शुरुआत हो रही है, टर्मिनेटर पे कहानी खत्म हो रही है। प्रमोटर पर कहानी की शुरुआत कराने के लिए आरएनए पॉलीमरेज के कोर पार्टिकल का हेल्प करने के लिए प्रेजेंट होता है सिग्मा फैक्टर। कुछ समय बाद सिग्मा फैक्टर बाहर आ गया, इलॉन्गेशन में सिर्फ आरएनए पॉलीमरेज का कोर पार्टिकल इन्वॉल्व हो रहा है, टर्मिनेशन में उस आरएनए पॉलीमरेज का मदद करने के लिए रो फैक्टर आता है, और इस तरह से इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और टर्मिनेशन की प्रोसेस आपने कंप्लीट की। काफी बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड है बेटा, क्या करें, कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज्म है ही है। लेकिन जब अब देखो अभी क्वेश्चन की बात करूं, बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, अभी मैं क्वेश्चन पे भी आने वाला हूं और बड़े आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ठीक है, अभी तो जो प्रोसेस है उसको पढ़ते हैं। अब देखो हो क्या रहा है, आप बेसिकली ये बोल रहे हो, मैं एक रफ डायग्राम बनाता हूँ। यहाँ पर है डीएनए, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ये डीएनए है, ठीक है। इस डीएनए पे यहाँ पर है प्रमोटर, यहाँ पे टर्मिनेटर, और सपोज है ये आरएनए पॉलीमरेज का कोर पार्टिकल, ये सिग्मा फैक्टर। ठीक है, ये कोर पार्टिकल हो गया और ये सिग्मा फैक्टर हो गया, ये हो गया होलो एंजाइम, राइट। क्या ये जाकर के प्रमोटर पर जुड़ता है, प्रमोटर पर जुड़ेगा। अब प्रमोटर पे जो जुड़ेगा तो प्रमोटर पे जुड़ने के लिए हेल्प करता कौन, सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर की मदद से जुड़ेगा। और इस प्रमोटर पे कौन सा बॉक्स होगा, तो प्रोकैरियोटिक होगा तो फ्रीबनाओ बॉक्स, और यूकैरियोटिक होगा तो टाटा बॉक्स या हुगनेस बॉक्स होगा। तो अब जाके जुड़ गया इससे। कुछ समय बाद फिर आपको पता है ये सिग्मा फैक्टर यहाँ से बाहर आ जाएगा और इस स्ट्रक्चरल जीन पर, ये जो स्ट्रक्चरल जीन है यहाँ पर मूव करेगा सिर्फ कोर पार्टिकल, ये सपोज कोर पार्टिकल है, और फिर इससे आरएनए बनने लगेगा। डायरेक्शन वही 5' to 3', टेम्पलेट से आरएनए बनेगा 5' to 3'। अब आप बताओ ये मूव करते करते जब कहां जाएगा, टर्मिनेटर पे, तो इस आरएनए पॉलीमरेज के कोर पार्टिकल को यहां से हटाने में रोल प्ले करता कौन, रो फैक्टर। तो रो फैक्टर की मदद से ये सब बाहर आ जाएंगे, यानी इनिशिएशन, इलॉन्गेशन और फिर प्रोसेस टर्मिनेट हो जाएगी। ये आपका आरएनए इस तरह से फ्री हो जाएगा, डायरेक्शन होगा 5' to 3'। अब जब अपने से क्वेश्चन पूछा गया कि जो डीएनए है, बताओ यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 5' to 3', मैं बोल रहा हूँ डीएनए पे प्रेजेंट है ए ए ए ए, बताओ इससे जब आरएनए बनेगा, बताओ उस पर सीक्वेंस क्या होगा। कुछ लोग सही बता रहे हैं, कुछ लोग गलत बता रहे हैं। अगर मैंने 5' to 3' लिख दिया तो बात किसकी हो रही, कोडिंग स्टैंड की। अगर मैंने लिख दिया 5' to 3' तो बात कोडिंग की हो रही है, और आपको पता कोडिंग में जो सीक्वेंस होगा सेम वही आएगा, ए ए ए ए, यही आएगा।
सेम यही होगा भाई, पिछले लेक्चर में बात हुई थी इसकी। मैं 1-2 क्वेश्चन आपसे अभी पूछूंगा इससे। अच्छा बताओ, अगर मैं ये, बिल्कुल समझ में आ रही बात, अगर मैं ये 5-2 3 नहीं लिखता, अगर मैं ये 5-2 3 नहीं लिखता, बोलता डीएनए में एक स्ट्रैंड है जिसमें नाइट्रोजन का सीक्वेंस ए है, तो क्या होता, यू 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 हो जाता, कि अंडरस्टूड है, कुछ भी नहीं दिया तो टेम्पलेट होगा, राइट। अब बताओ, क्या इस क्वेश्चन में प्रमोटर टर्मिनेटर दिखा रहा है क्या? क्या इस क्वेश्चन में कहीं प्रमोटर या टर्मिनेटर की बात हो रही है क्या? नहीं हो रही, लेकिन होता है, हमें पता है। लेकिन जब क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा तो वहां पर प्रमोटर टर्मिनेटर नहीं लिखा जाता, राइट। समझ में आ रही बात? तो अब अगर आपसे मैं बोलता हूं कि यहां पर है ये 5 और ये 3, यहां पर है ए ए ए ए, बताओ यहां पर ये 3, ये 5, यहां पर होगा टी 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 टी। बताओ, इससे अगर आप आरएनए बनाओगे तो क्या होगा? टी की जगह ए ए ए ए, जो कोडिंग है और ये टेम्पलेट है, कोडिंग का तो सीक्वेंस आ रहा है सिर्फ यहाँ पे, सेम आ रहा है ना भाई, ये मैं बात कर रहा हूं आपसे। हाँ, अब अगर मान लो यहाँ पर टी होता, कोई कंफ्यूज इसमें हो रहा है, अगर यहाँ पे टी होता, बताओ अगर यहाँ पे टी होता तो यहाँ पर ए होता, और यहाँ पर ए होता तो ए की जगह यहाँ पर टी नहीं, क्या होता, यू होता भाई। जहां थाइमीन सोच रहे हो आएगा, वहां पर वैसे लिखना होगा, क्योंकि आरएनए में थाइमीन नहीं होता है। इसमें कोई डाउट है क्या? तो ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओ प्रोकैरियोटिक के प्रमोटर साइट पे कौन सा बॉक्स होता है? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या प्रमोटर, स्ट्रक्चरल और टर्मिनेटर, टर्मिनेटर से मिलकर बना होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज का सिग्मा फैक्टर क्या रोल प्ले करता है प्रमोटर से बाइंड करने में? ठीक है। यूकैरियोटिक में क्या टाटा बॉक्स या हुगनेस बॉक्स होता है? ठीक है। स्ट्रक्चरल जीन से पहले यानी अपस्ट्रीम की तरफ प्रमोटर, और स्ट्रक्चरल जीन के बाद यानी डाउनस्ट्रीम की तरफ टर्मिनेटर। प्रमोटर और टर्मिनेटर के पोजीशन को बदल दें, प्रमोटर और टर्मिनेटर के पोजीशन को बदल दें तो कोडिंग और टेम्पलेट का पोजीशन भी बदल जाएगा, सही है? ठीक। तो इस तरह से अब देखो, आपने जो ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा वो मेनली किस में पढ़ा है, प्रोकैरियोटिक में कि यूकैरियोटिक में? प्रोकैरियोटिक। मैंने आपसे पहले ही बोला था कि मेनली हमें इंफॉर्मेशन पढ़ना किसमें, प्रोकैरियोटिक में, बीच बीच में कुछ इंफॉर्मेशन यूकैरियोटिक की पढ़नी होगी। प्रोकैरियोटिक में और यूकैरियोटिक में एक पॉइंट मैं आपको और यहाँ पे बताने वाला हूँ। प्रोकैरियोटिक में ये जो इनिशिएशन आपने बोला है, ये आरएनए पॉलीमरेज के साथ कौन रोल प्ले कर रहा है? सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर। अगर यहीं पर मैं इनिशिएशन के बाद यूकैरियोट्स में करता, यूकैरियोट्स में, तो इनिशिएशन वहां पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर करते हैं। कई तरह के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं जो वहां पे प्रोसेस को इनिशिएट करते हैं। एक बार क्वेश्चन यहां से पूछा गया है, और आपको पता है कि एम्स में कुछ ऐसे क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस बन जाते थे, उस तरह से आउट ऑफ सिलेबस यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। बस इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ एज ए इंफॉर्मेशन, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा गया, ये सिलेबस में नहीं है ना, तो एनसीईआरटी में मिलेगा, नहीं तो मॉड्यूल में इसकी इंफॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता क्या है, सिग्मा फैक्टर को ही टारगेट कर। क्वेश्चन ये है कि जो ऑर्गन लेवल का डिफरेंशिएशन होता है, आप बताओ क्या हमारी बॉडी में, क्या हमारी बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन क्या इस तरह का ऑर्गन लेवल का डिफरेंशिएशन प्रोकैरियोटिक में भी होता है क्या? नो। अच्छा, डिफरेंट ऑर्गन बनाने की बात करें, डिफरेंट ऑर्गन बनाने के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होगी, और प्रोटीन बनाने के लिए ट्रांसलेशन कराना होगा। ट्रांसलेशन कराने के लिए आरएनए बनना जरूरी है, तब तो आरएनए से प्रोटीन बनेगा, और आरएनए बनाने के लिए ट्रांसक्रिप्शन चाहिए, आरएनए बनाने के लिए ट्रांसक्रिप्शन चाहिए, और ट्रांसक्रिप्शन को शुरू कराने के लिए, इनिशिएट कराने के लिए प्रोकैरियोटिक में सिग्मा फैक्टर होता है, तो उसकी जगह यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो बस ये याद रखना कि यूकैरियोटिक में इस प्रोसेस को, ट्रांसक्रिप्शन को शुरू कराने में रोल प्ले करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, बस इतना ही, बाकी सब कुछ नहीं याद करना प्रोकैरियोटिक का। एक और पॉइंट,
क्या प्रोकैरियोटिक में अब मैं चाहूं आपसे ना तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को डिफरेंशिएट भी करा सकते हैं, अभी कराऊंगा भी, तब जाकर ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीट होगी। क्या प्रोकैरियोटिक में सिंगल आरएनए पॉलीमरेज है, जबकि यूकैरियोटिक में 3 तरह का आरएनए पॉलीमरेज था? ठीक है, अब ध्यान देना, प्रोकैरियोटिक में प्रमोटर साइट पे क्या प्रेबनाउ बॉक्स है, जबकि यूकैरियोटिक में टाटा बॉक्स या हुगनेस बॉक्स है। प्रोकैरियोटिक में इनिशिएशन सिग्मा फैक्टर के प्रेजेंस में हो रहा है, यूकैरियोटिक में काम ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कर रहा है। बोलो एक और पॉइंट, प्रोकैरियोटिक में जो कुछ भी चल रहा है, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, वो सब साइटोप्लाज्म, क्योंकि न्यूक्लियस है ही नहीं वेल डेवलप। जबकि यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन चलता है न्यूक्लियस। यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन कहां चलेगा? न्यूक्लियस में। ठीक है, तो ये हमने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को डिफरेंशिएट किया। कोई पूछ रहा है इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन का मीनिंग क्या है? इनिशिएशन मतलब ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत करना, इलॉन्गेशन का मतलब वो डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जो भी न्यूक्लियोटाइड आएंगे वो दूसरे से फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से जुड़ते जाएंगे, तो आरएनए का इलॉन्गेशन हो रहा है। और टर्मिनेशन मतलब जहां पे वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा कोई पूछ रहा है डिफरेंस बिटवीन आरएच फैक्टर एंड रो फैक्टर, दोनों अलग अलग चीजें बेटा। रो फैक्टर अभी पढ़ लो, आरएच फैक्टर कहां से यहाँ पढ़ लिया तुमने खुशी जी, है ना, बहुत अच्छे। कुछ भी कहीं से बस मिलता जुलता टर्म है जोड़ दो। अब आपके सामने आ गया स्प्लिट जीन। स्प्लिट जीन, ध्यान देना, आपने क्या बोला? फाउंड ओनली इन यूकैरियोट्स। तो बेसिकली स्प्लिट जीन किसमें मिलता है? यूकैरियोट्स। स्प्लिट जीन का मतलब क्या है इसको समझते हैं। इससे पहले आप बताओ कि यूकैरियोटिक में 3 तरह का आरएनए पॉलीमरेज था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो उस दौरान आपने जब डिफरेंट आरएनए की बात की थी, याद होगा एचएन आरएनए का आया था, एचएन आरएनए, राइट, और एक एसएन आरएनए आया था, एसएन आरएनए। तो मैंने आपसे बोला था कि जब अजीबोगरीब नाम दिख जाए तो समझ जाना बात यूकैरियोटिक की हो रही है। पिछले लेक्चर में मैंने ये बोला था, याद है? ठीक है ना? तो यहां पर उस एचएनआरएनए एसएनआरएनए की बात हम करने वाले। बेसिकली होता क्या है, एक सिंपल डायग्राम से दिखाऊं। जो यूकैरियोटिक का डीएनए होता है, मान लो मैंने ये डीएनए दिखाया, फिर मैं इस डायग्राम को हटा दूंगा, स्लाइड वाला डायग्राम आपके सामने रहेगा। ये डीएनए है, इस डीएनए पर ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया नॉन फंक्शनल पार्ट। ये क्या है? नॉन फंक्शनल। ये एक्सॉन है, एक्सॉन को हम बोलते हैं फंक्शनल पार्ट, और ये इंट्रॉन है जिसको हम बोलते हैं नॉन फंक्शनल पार्ट। ये एक्सॉन फंक्शनल पार्ट। तो बताओ, ये एक्सॉन है, ये इंट्रॉन है, ये एक्सॉन, ये नॉन फंक्शनल पार्ट है, ये नॉन फंक्शनल पार्ट, ये फंक्शनल पार्ट। ठीक है, ये भी फंक्शनल पार्ट। ठीक है, तो यहां पर आप बताओ, और ये डीएनए, क्या इस डीएनए में एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इंट्रॉन एक्सॉन इस तरह से प्रेजेंट होता है? तो क्या जो फंक्शनल पार्ट है वो कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट है क्या? नो, फंक्शनल पार्ट के बीच में क्या गया? नॉन फंक्शनल पार्ट। तो क्या फंक्शनल पार्ट टुकड़ों में हो गया? क्या फंक्शनल पार्ट टुकड़ों में हो गया? इसको बोलते हैं स्प्लिट जीन। क्या बोलते हैं? स्प्लिट जीन। और ये सिर्फ यूकैरियोट्स में होता है, यानी प्रोकैरियोटिक में सिर्फ एक्सॉन होता है, फंक्शनल पार्ट होता है, इसीलिए बीच में नॉन फंक्शनल पार्ट नहीं है। जबकि यूकैरियोटिक में फंक्शनल के साथ साथ नॉन फंक्शनल पार्ट है। अब जब ऐसे डीएनए से जिसमें फंक्शनल के साथ साथ नॉन फंक्शनल पार्ट, एक्सॉन के साथ साथ इंट्रॉन प्रेजेंट होगा, इससे जब आप आरएनए बनाओगे तो उस आरएनए में भी तो फंक्शनल के साथ साथ नॉन फंक्शनल पार्ट आएगा, फंक्शनल पार्ट के साथ साथ नॉन फंक्शनल भी आएगा। और बेसिकली बताओ, हम डीएनए से क्या बनाना चाह रहे हैं? एमआरएनए ना। डीएनए से क्या बनाना चाह रहे हैं? एमआरएनए, राइट। इसको हम बोलते हैं एचएनआरएनए। क्या बोलेंगे? एचएनआरएनए। क्या बोलेंगे? एचएन, प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए, प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए, प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए। इसी से एमआरएनए बनता है, लेकिन पहले एचएनआरएनए। तो प्रोकैरियोटिक में, अभी मैंने बोला था कि यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक आप डिफरेंशिएट कर लोगे। प्रोकैरियोटिक में डीएनए से डायरेक्ट बनता है एमआरएनए। प्रोकैरियोटिक में डायरेक्ट बनता है एमआरएनए, लेकिन यूकैरियोटिक में
पहले बनता है HNRNA और फिर ये कन्वर्ट होगा mRNA। कैसे वो हम अभी यहाँ पर पढ़ने वाले। तो HNRNA का मतलब क्या है? हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। क्यों हेट्रोजीनस? क्योंकि आपको पता है ट्रांसक्रिप्शन कहाँ चलता है? न्यूक्लियस के अंदर चलता है। ट्रांसक्रिप्शन कहाँ चला? न्यूक्लियस के अंदर चल रहा है। और हेट्रोजीनस क्यों है? क्योंकि फंक्शनल के साथ साथ नॉन फंक्शनल पार्ट भी प्रेजेंट है, इसलिए उसको हम बोलते हैं HNR, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर, राइट। अब इस HNRNA को हमें कन्वर्ट करना है किसमें? mRNA में। HNRNA को mRNA में कन्वर्ट करना है। तो समझ में आ रहा है कि HNRNA को mRNA में कन्वर्ट करने के लिए जो नॉन फंक्शनल पार्ट है इसको यहाँ से काट करके हटा दें, इसको यहाँ से काट करके हटा दें तो mRNA में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इस दौरान SNRNA इन्वॉल्व होता है। कौन सा RNA? SNRNA। तो समझ में आ रहा है SNRNA वो RNA है जो HNRNA को mRNA में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। अब आप बताओ क्या HNRNA यूकैरियोटिक में बनेगा? और अगर यूकैरियोटिक बनेगा तो इस HNRNA को mRNA में कन्वर्ट करने के लिए SNRNA की रिक्वायरमेंट भी किसमें होगी? यूकैरियोटिक में कि प्रोकैरियोटिक में? यूकैरियोटिक में। किसमें? यूकैरियोटिक। ठीक है, यही बात यहाँ पर स्लाइड से हम डायग्राम से डिस्कस कर रहे हैं। मैंने इसका फ्रेम आपके सामने रख दिया, बस उसी को मुझे रिप्रेजेंट करना। एक और बात आपसे कर लूं यहाँ पर, क्या यूकैरियोटिक में, देखो यूकैरियोटिक जब ट्रांसक्रिप्शन होगा ना तो बनेगा HNRNA। पहले क्या बनेगा? HNRNA। इसीलिए यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन के बाद एक टर्म हम यूज करते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलेंगे? पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन में हम HNRNA को mRNA में कन्वर्ट करने की बात करते हैं। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन में हम HNRNA को mRNA में कन्वर्ट करने की बात करते हैं। अब क्या यूकैरियोटिक में तो ये है, प्रोकैरियोटिक में क्या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन होगा क्या? नो, क्योंकि आपको पता वहां पे तो डायरेक्ट mRNA मिलने वाला, राइट। ठीक है, तो इस बात को डायग्राम से मैं रिप्रेजेंट करने वाला हूं। यहां पर आपने रिप्रेजेंट किया, जो जो मैंने डायग्राम बनाया रहने दूं? ठीक है, तो समझते हैं। देखो ये है फंक्शनल पार्ट, ये नॉन फंक्शनल, ये फंक्शनल पार्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आप समझो, जो फंक्शनल पार्ट इसको हमने क्या बोला? एक्सॉन। नॉन फंक्शनल पार्ट इंट्रॉन, फिर ये एक्सॉन। ठीक, ये हो गया HNRNA। क्या हो गया? HNRNA। आपको पता है ये 3' to 5' टेम्पलेट है, तो इससे हम बनाए mRNA। वो mRNA नहीं HNRNA होगा, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। ये अनस्टेबल है, कंटेन इंट्रॉन, इसमें इंट्रॉन है, अनस्टेबल है। अब इसको हमें mRNA में कन्वर्ट करना है। हमें कन्वर्ट किसमें करना है? mRNA में। बेसिकली है क्या? एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी, तो टर्म सुना हुआ लग रहा है, समझ में आ रहा है? ठीक है, इस बात को समझना, किनारे पे जो काटे एक्सोन्यूक्लियस एंड पर, तो ये अनस्टेबल आरएनए, मतलब एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी दिखाने वाले एंजाइम इसको डाइजेस्ट ना कर दे, क्योंकि एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी किनारे पर दिखता है, इसलिए इस अनस्टेबल आरएनए को हमें स्टेबल आरएनए में कन्वर्ट करना होगा। अनस्टेबल आरएनए को स्टेबल आरएनए में कन्वर्ट करना होगा। और उस दौरान क्या क्या करते हैं इसको एक एक करके आपको समझना है। तो यहाँ पर ये 5' to 3' है। अब आपको पता है HNRNA को हम mRNA में भी कन्वर्ट करने की बात करने वाले हैं। तो कैसे होगा? अगले डायग्राम में सबसे पहले स्टेबलाइजेशन, यानी इसको स्टेबल करना है, फिर उसके बाद हम नॉन फंक्शनल पार्ट को कट करके बाहर करें। यहाँ पर अपने 5' इधर 3' रिप्रेजेंट किया। देखो जिधर 5' इधर 7 mg की कैपिंग होती है, 7 mg की कैपिंग होती है, आपने रिप्रेजेंट किया 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आप बताओ, ये जब हम बात करते हैं mRNA की, तो आप बताओ इसमें ट्राइफॉस्फेट में न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट होता कि मोनोफॉस्फेट? मोनोफॉस्फेट में, लेकिन यहां पर देखो ट्राइफॉस्फेट, ये 3 फॉस्फेट दिख रहा है, ये सुगर है, ये ग्वानिन है, नाइट्रोजन बेस, सुगर और फॉस्फेट, और 7th पोजीशन पे मिथाइल जुड़ जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, मतलब किसी ने पूछा आप 5 to 3 क्यों डिसाइड कर रहे हैं? अबे ऐसा होता है भाई, कैसी बातें कर रहे हो? डिसाइड कर रहे हैं और ये कर रहे हैं, है ना। 5' की तरफ कैपिंग होता है। ठीक है, पहले सुनो बेटा, क्वेश्चन आप बड़ी जल्दी पूछते हो। ठीक है, अब यहाँ पर ये कैपिंग, ये क्या है? कैपिंग, ये कैपिंग।
ठीक है, पहले सुनो फिर उसके बाद कंक्लूड निकालना। आपको याद होगा जब आपने ग्वानिन के स्ट्रक्चर को पढ़ा था तो उसमें 7 जो पोजीशन होगा, स्ट्रक्चर देख लेना, वहां पर मिथाइल जुड़ता है, ठीक है। शार्पन रॉबर्ट ने बता कर गए, ठीक है, सही। Unusual nucleotide added by guanyl transferase। guanyl transferase एक एंजाइम है जिसके प्रेजेंस में 7 mg, शॉर्टकट में इसको बोलते हैं 7 mg की कैपिंग होती है 5' पे, ठीक है, 7 mg, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो 3' की तरफ क्या होता है, पॉली ए यानी एडिनाइलिक एसिड की टेलिंग होती है। 3' की तरफ पॉली एडिनाइलिक एसिड की टेलिंग होती है। आपने बोला एडिनाइलेट रेसिड्यू 200 से लेकर के 300 तक are added in a template independent manner by poly A polymerase enzyme। poly मतलब आपको पता है एडिनाइलिक एसिड, AMP, AMP यहाँ पर AMP ही होगा, एडिनाइलिक एसिड। तो क्या हो रहा है इस बात को मैं आपको समझाता हूँ, बेसिकली हो क्या रहा है। ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट का मतलब भी क्या, इसको समझते हैं। मान लो ये डीएनए है, ये डीएनए पे 3' to 5', ठीक है, इससे आप mRNA बना रहे हो, ये HNR, यहाँ पे आप HNR बना रहे हो, यहाँ पर ये 5', यहाँ पर ये 3'। बताओ अगर यहाँ पर A है, यहाँ T है, यहाँ G है, यहाँ C है सपोज, तो बताओ A की जगह यहाँ पर क्या आएगा, लिख दूं U A C G, ठीक है। अब आप ये बताओ यहां पर G आया, ये टेम्पलेट पे डिपेंड कर रहा है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री लिख लो यहाँ पर। यहां पर C आया, इस टेम्पलेट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक। यहां पर A आया, टेम्पलेट पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन अब आपने बोला ये 5', ये 3', अब क्या होगा यहाँ पे 3' की तरफ क्या होगा, यहाँ पर ये A A A A ऐसे आप लिख रहे हो। मतलब ऐसा नहीं कि इसके लिए यहाँ पर टी 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 है तो यहाँ पर A लिख रहे हो, ये टेम्पलेट इंडिपेंडेंट है, ये टेम्पलेट पे डिपेंड नहीं करता है। यानी एडिनाइलिक एसिड 200 से लेकर के 300 AMP एडिनाइलिक एसिड 3' की तरफ आकर जुड़ता है, जबकि 5' की तरफ 7 mg की कैपिंग होती है। तो यहाँ पर 7 mg की कैपिंग होगी और यहाँ पे एडिनाइलिक एसिड की टेलिंग होती है HNR। तो मैं बोलता हूं यूकैरियोटिक में स्प्लिट जीन से, जिसमें फंक्शनल और नॉन फंक्शनल दोनों पार्ट प्रेजेंट है, इससे जब HNRNA बना जिसमें फंक्शनल नॉन फंक्शनल पार्ट दोनों है, तो उसको स्टेबल करने के लिए सपोज ये आपका HNRNA, सपोज ये HNRNA है, ठीक है, HNRNA, तो याद होगा 5' की तरफ 7 mg की कैपिंग, कैप लगाते हैं कैपिंग, और 3' की तरफ टेलिंग होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैपिंग किधर होता है, 5' की तरफ, टेलिंग किधर होता है 3' की तरफ, टेलिंग 3' की तरफ, कैपिंग 5' की तरफ। ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, कैपिंग किससे होता है 7 mg से, और टेलिंग किससे होता है पॉली एडिनाइलिक एसिड, मतलब ढेर सारे एडिनाइलिक एसिड आकर जुड़ेंगे। और क्या ये जो एडिनाइलिक एसिड जुड़ता है वो टेम्पलेट डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, टेम्पलेट इंडिपेंडेंट है। दैट मींस वो डीएनए पर डिपेंड नहीं करता कि वहां पर टी टी था तो ए आ रहा, ये डीएनए पर डिपेंड नहीं कर रहा जाकर कैसे, राइट। तो अब ये जो कैपिंग और टेलिंग हो गया ना किनारे पर, तो ये एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी से बचाता है। यानी अब आपका जो HNRNA है वो स्टेबल हो गया, अब आपका HNRNA क्या हो गया, स्टेबल हो गया। अब इसको स्टेबल करने के बाद, कैपिंग और टेलिंग करने के बाद, अब जो नॉन फंक्शनल पार्ट उसको काट करके बाहर निकाल दें, तो क्या ये mRNA में कन्वर्ट हो जाएगा, बिल्कुल। और HNRNA को mRNA में कन्वर्ट करने के लिए नॉन फंक्शनल पार्ट को जब कट करके बाहर निकालते हैं तो इसको स्प्लाइसिंग बोलते हैं, और इसी स्प्लाइसिंग में इन्वॉल्व होता है SNRNA। SNRNA कौन सा, SNRNA, ठीक है। देखते हैं तो इस बात को यहाँ पे समझते हैं। स्प्लाइसिंग, रिमूवल ऑफ, देखो क्या लिख रहा है स्प्लाइसिंग में, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, तो कैपिंग टेलिंग और देन स्प्लाइसिंग। मैंने क्या बोला था, मैं फिर से बोलता हूँ, ट्रांसक्रिप्शन में, यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन में पहले बनेगा डीएनए से HNRNA, फिर जब पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन होगा तो पहले कैपिंग होगा, फिर टेलिंग होगा, और फिर स्प्लाइसिंग होगा, और आपका HNRNA कन्वर्ट हो जाएगा mRNA। स्प्लाइसिंग का मतलब रिमूवल ऑफ इंट्रॉन। आपने बोला भी रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, तो हटाते हैं। बोल रहा है क्या, बाई स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स। एक सेकंड, इसको मैं यहां से पहले हटा दूं क्योंकि यहाँ पे
ये बेसिक पॉइंट है जो आपको पता है, मैंने बता दिया। टेम्पलेट इंडिपेंडेंट का मतलब क्या था। ये प्रोसेस स्प्लाइसिंग की जो प्रोसेस है उसी के नाम से आपने बोल दिया स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स। तो ये जो स्प्लाइसिंग की प्रोसेस है ये स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स के प्रेजेंस में होता है। इस स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स में क्या है, SNRNP, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन और सम अदर प्रोटीन, यानी कुछ प्रोटीन्स SNRNP और SNRNA मिल करके स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसका काम है नॉन फंक्शनल पार्ट को यानी इंट्रॉन को कट करके बाहर निकालना। ठीक है, स्टेबिलिटी पहले होगा फिर इंट्रॉन हटेगा, पहले स्टेबल करना फिर इंट्रॉन को हटाना, सीक्वेंस ये, यानी कैपिंग तो टेलिंग, स्टेबल हो गया और फिर स्प्लाइसिंग। तो देखो यहाँ पर आपने रिप्रेजेंट कर दिया, ये आकर के स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स जुड़ा और इसको कट करके यहाँ से बाहर निकाल दिया, इसको यहाँ से कट करके ये बाहर निकाल देगा, इंट्रॉन बाहर चला जाएगा, स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स के प्रेजेंस में स्प्लाइसिंग होगी और फिर ये इधर भी एक्सॉन इधर भी एक्सॉन, सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन बचा और ये आपका एमआरएनए है, ये आपका मैच्योर एमआरएनए है। जो अब ये सब कुछ ट्रांसक्रिप्शन भी कहाँ चल रहा है, न्यूक्लियस में, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन भी कहाँ, न्यूक्लियस में, राइट, ये सब न्यूक्लियस के अंदर चल रहे हैं। अब ये जो एमआरएनए है ना वो निकल करके कहाँ आता है, सेल के साइटोप्लाज्म में आएगा, जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होगा, जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होगा, जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस होगा। अब आप बताओ क्या इस एमआरएनए के पास प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन है, जो न्यूक्लियस से लेके कहाँ आता है, साइटोप्लाज्म में। आपने क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, किसी ने मेरे से डाउट भी पूछा था कि जेनेटिक इंफॉर्मेशन को यानी जो प्रोटीन सिंथेसिस की इंफॉर्मेशन उसको न्यूक्लियस से लेके साइटोप्लाज्म में कौन आता है, तो आरएनए और आरएनए में भी स्पेशली एमआरएनए। इस बात को एक डायग्राम से यहाँ पे समझाया भी जाएगा अभी, क्योंकि ये डायग्राम आपके सामने न्यूक्लियस है, पहले क्या बना एचएनआरएनए, सिंपल सा डायग्राम, देखो कितना सिंपल डायग्राम में सारी बातें कॉम्प्लिकेशन वाली नहीं होती, कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट हमें डिस्कस करना पड़ता है। अब क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा अभी मैं आपसे पूछता भी हूँ। ये स्प्लाइसिंग हो गया, एमआरएनए में कन्वर्ट हो गया। अब देखो यहाँ पे कैपिंग टेलिंग आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं दिख रहा है, लेकिन कैपिंग टेलिंग होगा 5' की तरफ कैपिंग 7mg की और 3' की तरफ टेलिंग पॉलीएडेनिलिक एसिड की। ये आ गए कहाँ, साइटोप्लाज्म में, और यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस होगा। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग अकर इन न्यूक्लियस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। मोस्टली यूकैरियोटिक जीन आर एग्जांपल ऑफ स्प्लिट जीन। मोस्टली जीन जो होता है वो स्प्लिट जीन में प्रेजेंट होता है, यानी फंक्शनल के साथ साथ नॉन फंक्शनल पार्ट प्रेजेंट होते हैं। एक्सेप्शन इसका है जीन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन एंड जीन ऑफ इंटरफेरॉन प्रोटीन, यानी जीन ऑफ हिस्टोन प्रोटीन और जीन ऑफ इंटरफेरॉन प्रोटीन वो है जिसमें इंट्रॉन यानी नॉन फंक्शनल पार्ट प्रेजेंट नहीं होता है, अदरवाइज मोस्टली में ये कंडीशन होता है। मोस्टली प्रोकैरियोटिक जीन आर एग्जांपल ऑफ नॉन स्प्लिट, उसमें स्प्लिट जीन नहीं होता है। एक्सेप्शन आर्कीबैक्टीरिया में हमने देखा है, उसमें नॉन फंक्शनल पार्ट भी प्रेजेंट था, यानी वो स्प्लिट जीन को रिप्रेजेंट कर रहा है आर्कीबैक्टीरिया। द स्प्लिट जीन रिप्रेजेंट द एंशिएंट फीचर ऑफ जीन। अब आर्कीबैक्टीरिया में प्रेजेंट है तो कहीं ना कहीं अगर स्प्लिट जीन हमारे अंदर प्रेजेंट है तो ये एंशिएंट फीचर यानी प्रिमिटिव फीचर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि फंक्शनल के साथ साथ नॉन फंक्शनल पार्ट भी प्रेजेंट है। SNRNP का पूरा नाम राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन, स्मॉल न्यूक्लियर राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। ठीक है, बिल्कुल सही है, सही बोल रहे हो। एक्सेप्शन आ सकता है ना बेटा एग्जाम में, याद करना होगा। द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन इज रेमिसिएंट ऑफ एंटिक्विटी। एनसीईआरटी की लाइन है, रेमिसिएंट ऑफ एंटिक्विटी मतलब रिमेंबर ऑफ पास्ट, कि पुरानी यादों को ताजा करता है भाई, कि पहले नॉन फंक्शनल था आज भी नॉन फंक्शनल है प्रेजेंट। ठीक है, तो ये इसके रेस्पेक्ट में बोला है। द स्प्लाइसिंग प्रोसेस रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ड। अब किसी ने पिछले लेक्चर पूछा तो सर आरएनए वर्ड क्या है, तो मैंने बोला था आगे चलकर डिस्कस करेंगे। डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ड की बात कर रहे हैं। आप बताओ क्या जो स्प्लाइसिंग की प्रोसेस थी उसमें कोई आरएनए इन्वॉल्व हो रहा था क्या? कौन सा आरएनए? एसएनआरएनए। अगर एसएनआरएनए ना हो तो स्प्लाइसिंग नहीं हो पाएगा, अगर एसएनआरएनए ना हो तो स्प्लाइसिंग नहीं हो पाएगा। दैट मींस किसको रिप्रेजेंट करा, डोमिनेंस ऑफ आरएनए। तो स्प्लाइसिंग प्रोसेस रिप्रेजेंट करा डोमिनेंस ऑफ आरएनए को, राइट? इसका मतलब समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करा डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ड। लो आरएनए वर्ड आपके सामने टॉपिक भी आ गया, छोटा सा पॉइंट है जिसको हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले ट्रांसक्रिप्शन से मैं डिफरेंट पॉइंट आपसे डिस्कस करूं
क्या प्रोकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों साइटोप्लाज्म में होते हैं? ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक में होता क्या है, ट्रांसक्रिप्शन अभी खत्म भी नहीं हुआ कि ट्रांसलेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि सब कुछ साइटोप्लाज्म में हो रहा है। लेकिन यूकैरियोटिक में ऐसा नहीं है। यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन या पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में चल रहा है, वहां से निकल के हमारे साइटोप्लाज्म में आएगा, तब ट्रांसलेशन होगा, राइट। प्रोकैरियोटिक के प्रमोटर साइट पर फिर बनाओ बॉक्स, जबकि यूकैरियोटिक में टाटा बॉक्स या हुगनेस बॉक्स होता है। प्रोकैरियोटिक में सिंगल आरएनए पॉलीमरेज है, यूकैरियोटिक में 3 तरह का आरएनए पॉलीमरेज है। प्रोकैरियोटिक में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है यूजुअली, यूकैरियोटिक में होता है, बोलो ना। ताकि डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड से क्या बनता है, आरएनए। टेम्पलेट्स ही तो बना रहे हैं आरएनए। डायरेक्शन क्या होगा बनने का, आरएनए बनने का डायरेक्शन बताओ, 5' to 3'। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या क्या आता है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में क्या क्या आता है, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर। स्ट्रक्चरल जीन से पहले प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन के बाद टर्मिनेटर, अप स्ट्रीम की तरफ प्रमोटर, डाउन स्ट्रीम की तरफ टर्मिनेटर, राइट। अगर प्रमोटर टर्मिनेटर की पोजीशन को चेंज कर दें तो कोडिंग और टेम्पलेट स्ट्रैंड बदल जाएगा, राइट। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन में पहले कैपिंग, फिर टेलिंग और फिर स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग वो प्रोसेस जिसमें एचएनआरएनए एमआरएनए में कन्वर्ट हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ स्प्लाइसियोसोम कॉम्प्लेक्स, जिसमें एक आरएनए आता है जिसका नाम है एसएनआरएनए। आप फटाफट जाकर के आज ट्रांसक्रिप्शन के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप ट्रांसक्रिप्शन के सारे क्वेश्चन, आरएनए के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो। डीएनए कंप्लीट हो चुका है, आरएनए क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो, आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो मैं टॉपिक को समझाने के बाद क्वेश्चन आपसे इसलिए पूछता हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि आखिर इस टॉपिक से क्वेश्चन क्या बनता है। आपको समझ में आ रही है क्वेश्चन बनता है, इस क्वेश्चन का जवाब है, बस क्लियर है सब कुछ। अब ज्यादा क्यों क्या कैसे करने से कुछ नहीं होने वाला है, अपने को टू द पॉइंट रहना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आरएनए वर्ड क्या है इसकी समझ लेते हैं। आरएनए, डीएनए। अब देखो यहां पर आरएनए के बारे में इतनी इंफॉर्मेशन है और ये डीएनए के बारे में। आप बताओ क्या डीएनए से आरएनए बनता है? यस। क्या डीएनए से डीएनए भी बनता है क्या? डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाएगा? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाएगा? ट्रांसक्रिप्शन, रेप्लिकेशन नहीं, ठीक है। और डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन। तो बेसिकली डीएनए तो यही काम कर रहा है। अब आरएनए की बात करें तो आरएनए से एंजाइम बन सकता है, आरएनए स्प्लाइसिंग में भाग ले रहा है, आरएनए एडॉप्टर की। ये एडॉप्टर टर्म किसके लिए भाई? टीआरएनए एडॉप्टर आरएनए, टीआरएनए था। आरएनए राइबोसोम में प्रेजेंट है। राइबोसोम में कौन सा आरएनए? आरआरएनए, बिल्कुल सही। आरएनए से प्रोटीन बनता है, बिल्कुल। आरएनए से आरएनए बन सकता है, आरएनए से डीएनए बन सकता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन अभी पढ़ना अपने को, आगे आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है आरएनए वर्ड, आप देख रहे हो आरएनए कितना काम कर रहा है। पूरी जो जीन के एक्सप्रेशन की मशीनरी है उसकी सराउंडिंग में आरएनए घूम रहा है। और पहला जेनेटिक मटेरियल, याद होगा अगर जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो मैंने बोला था कुछ ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी होता है और कुछ का डीएनए भी होता है, मैक्सिमम का डीएनए। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है जो काफी अनस्टेबल था, उसको स्टेबल करने के लिए डीएनए का फॉर्मेशन हुआ जो डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो पहला जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए। फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल आरएनए। और मोस्टली ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट हो क्या? डीएनए। तो आपने बोला ठीक है, यहां पर लो भाई, आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, डीएनए इज द मेन जेनेटिक मटेरियल। आपको पता है मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए है, जबकि है ना, बिल्कुल सही, आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है। यानी आरएनए अगर आपने यहाँ पे बनाया तो इसी आरएनए से आगे चल के डीएनए इवॉल्व हुआ है। सिंगल स्ट्रैंड को डबल स्ट्रैंड कर दें, थाइमीन की जगह यूरेसिल कर दें, डीऑक्सीराइबोज
शुगर हो जाएगा राइबोज शुगर की जगह। तो ये सब चेंजेस हुआ और इस तरह से डीएनए का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो इस तरह से आपने आरएनए वर्ड टर्म यूज किया है। अब आप बताओ, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान, प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान आप बताओ एमआरएनए का काम क्या था? क्या न्यूक्लियस से इंफॉर्मेशन को साइटोप्लाज्म में लेके आता है? ठीक है, उस दौरान टीआरएनए काम क्या करेगा? क्या अमीनो एसिड को कैरी करता है? अमीनो एसिड कैरी कौन करता है? टीआरएनए। ठीक है, राइबोसोम के अंदर कौन सा आरएनए है? आरआरएनए, बिल्कुल सही। अब ये जो इंफॉर्मेशन हमने पहले पढ़ा था, मैंने आपसे क्या बोला था कि जब प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ेंगे तो ये सारी इंफॉर्मेशन दोबारा हमें होता हुआ डायग्राम में दिखेगा, याद है? ठीक है, यानी अब हमने जब आरएनए बना लिया है, स्पेशली अगर मैं प्रोकैरियोटिक की बात करूं तो डायरेक्ट एमआरएनए बनता है, तो उस एमआरएनए से हम अब प्रोटीन बनाना चाहते हैं। प्रोटीन बनाने से पहले एक टॉपिक आएगा जेनेटिक कोड। एडॉप्टर मतलब कैरियर, एक टॉपिक आएगा जेनेटिक कोड। उस जेनेटिक कोड को पढ़ने के बाद हम प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ पाएंगे। यानी जेनेटिक कोड कंप्लीट होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की बात करने वाले, जिसमें एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए का जो डिफरेंट रोल लिखा था वो होता हुआ आपको दिखाई देगा। अब जेनेटिक कोड में क्या पढ़ना, तो याद होगा एक टर्म आप यूज करते थे, कोडॉन। कोडॉन याद है ना, 3 नाइट्रोजन बेस मिलकर के कोडॉन बनाता, याद है? अब सिकल सेल एनीमिया में भी याद होगा, ग्लूटामिक एसिड, वैलिन, कुछ ऐसे पढ़ा था। ठीक है, तो कौन सा कोडॉन किसको बनाता है, ये सब इंफॉर्मेशन हमारे सामने आने वाली है और टॉपिक का नाम हो जाएगा जेनेटिक कोड। ठीक, क्या जाएगा? जेनेटिक कोड हो जाएगा। आपका एक काम है, नेक्स्ट लेक्चर में जब जेनेटिक कोड की बात करेंगे तो आप सभी मॉड्यूल या एनसीईआरटी लेकर के बैठना, उसमें जो जेनेटिक कोड का एक पूरा फ्लो चार्ट आपको दिखेगा। उस फ्लो चार्ट में टोटल 64 कोडॉन का रिप्रेजेंटेशन दिखाएगा। 64 कोडॉन, 64 कोडॉन एक पूरा फ्लो चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया, और वो 64 कोडॉन से कौन सा कोडॉन कौन सा अमीनो एसिड बनाता है वो सब कुछ उसमें लिखा हुआ है, राइट? और वो हमें याद करना है। अब उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये मुझे आपको बताना है। तो एक बार वो फ्लो चार्ट जरूर देखें, और जब क्लास शुरू हो नेक्स्ट लेक्चर में तो आप उसको लेकर के बैठें, ताकि वो हम कैसे याद कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। फिलहाल जेनेटिक कोड में कुछ पॉइंट डिस्कस करना शुरू करते हैं। टर्म गिवन बाय जॉर्ज गैमन। जेनेटिक कोड टर्म किसने दिया था? जॉर्ज गैमन ने दिया था। कोई पूछ रहा है इतना बड़ा सर याद हो जाएगा? मतलब कुछ लोग फ्लो चार्ट देख भी रहे हैं, बिल्कुल याद हो जाएगा, क्लास खत्म होते वो सब आपको याद हो जाएगा। मैं चाहूं तो एक एक आपको याद करा दूं, मैं चाहूं तो एक एक आपको याद करा दूं, पूरा A to Z। ठीक है, तो पॉइंट पे आते हैं। डिस्कवर्ड बाई, बेसिकली है क्या बेटा? एनसीईआरटी का फ्लो। मैंने क्या बोला अपने सबसे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी अपने लिए, और अगर एनसीईआरटी में वो फ्लो चार्ट बना है तो कुछ भी क्वेश्चन कहीं से पूछा जा सकता है। मैक्सिमम पॉसिबिलिटी किससे हो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इसके अलावा मान लो अगर कहीं और से पूछा गया तो याद है तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा सॉल्व। सिंपल सा लॉजिक है। तो वो, और सिर्फ जेनेटिक कोड में उसी फ्लो चार्ट से ही क्वेश्चन नहीं बनेगा, जेनेटिक कोड की क्या प्रॉपर्टी है उससे भी क्वेश्चन बनता है। तो सारी बातें आपको मैं बताऊंगा। कोई बोले ये बहुत बड़ा है सर, बिल्कुल बड़ा है, कोई बात नहीं, वो पॉइंट लेंगे अगले लेक्चर में। डिस्कवर्ड बाय नीरनबर्ग, मथाई एंड खुराना। जेनेटिक कोड को जो आप देख रहे हो उस फ्लो चार्ट में, उसको डिस्कवर किया इन्होंने। कोडॉन is the nucleotide sequence on mRNA which code for particular amino acid। यानी अगर ये mRNA है और आपको पता है A U G U U U U U C मैंने लिख दिया, तो ये 3 नाइट्रोजन बेस मिलकर के एक कोडॉन, ये कोडॉन, ये कोडॉन, और ये अमीनो एसिड को कोड करता है। जैसे AUG कोड करता है मीथियोनिन को, UU कोड करता है फिनाइल एलानिन को,
UUC भी कोड करता है फिनाइल। यही तो हमें याद करना है कि कौन सा कोडॉन किस अमीनो एसिड कोड करता है, ये हमें याद करना है। कोई पूछ रहा है ऑफलाइन क्लास कब शुरू होगी, मैं तो चाह रहा हूँ कल ही शुरू हो जाए, लेकिन हमारे चाहने और आपके चाहने से क्या होगा बेटा, प्रॉब्लम ये है कि जब तक गवर्नमेंट कोई गाइड लेना दे, है ना, ठीक है। कोड करने का मतलब बनाना एक तरह से। इज द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑन mRNA मे बी 15 जुलाई से स्कूल खुलने का तो है बेटा, है ना, कुछ अच्छा होप्स हो। और प्रोटीन सिंथेसिस हम ऑफलाइन में पढ़ें है ना, तो अच्छा रहेगा। चलिए पॉइंट पे आते हैं, विच कोड पर्टिकुलर अमाइनो एसिड। नेक्स्ट, जेनेटिक कोड is the sequence of nucleotide on mRNA which code for whole polypeptide chain। मतलब जैसे यहां पर आपने रिप्रेजेंट कर दिया, देखो ये कोडॉन है, ये कोडॉन, ये कोडॉन, और ये पूरा का पूरा, अगर सबको एक साथ लें होल तो जेनेटिक कोड हो जाएगा, ये जेनेटिक कोड हो जाएगा। और एक को आप क्या बोल रहे हो, कोडॉन, एक को कोडॉन जो पर्टिकुलर अमीनो एसिड कोड करता है ना। कोई नहीं, नया पुराना सब कर लेंगे, कोशिश करो फटाफट वैक्सीन लगाने की, है ना, ये चलता रहेगा बेटा, अब सिस्टम में आ चुका है बस 12 से 18 के 18 के भी बीच वाले वैक्सीन आने वाली है, 12 से 18 के बीच में, है ना। तो पॉइंट पे आते हैं, ये है आपका जेनेटिक कोड, मतलब जो भी एमआरएनए पर कोडॉन है वो सब किसको बना रहे हैं, उन सबको एक साथ अगर डिस्कस करें तो हम उसको जेनेटिक कोड बोलेंगे। नेक्स्ट है पॉलीपेप्टाइड चेन, ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया, ये पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो जेनेटिक कोड में ये सारी इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पे मेंशन किया है। अब जेनेटिक कोड का क्या नेचर है, ये सारे पॉइंट्स एक एक करके केवल एमआरएनए, बिल्कुल एमआरएनए, यहाँ पर एमआरएनए को टारगेट करना पड़ता है ना, आरआरएनए टीआरएनए को टारगेट करना ही नहीं। हम डीएनए से आगे जो भी पढ़ते हैं ना कहानी, वो एमआरएनए के रेस्पेक्ट में पढ़ते हैं। ऐसा क्यों, वो भी आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एमआरएनए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आरआरएनए और टीआरएनए रोल प्ले नहीं करते, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, एमआरएनए, ठीक है। ओके, तो जेनेटिक कोड अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट लेक्चर में इसकी बात करेंगे, और वो जो फ्लो चार्ट है उसको याद भी करने की कोशिश की जाएगी। बेटा एक्सो न्यूक्लियस, सिंपल सी बात है, एक्सो न्यूक्लियस जो टर्मिनल पोजीशन पे कट करता है, किनारे पे कट करे, वो एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी होता है, चाहे वो जो भी एंजाइम कट करे। जैसे डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट था, डीएनए पॉली, हम आपका होमवर्क बेटा आपको पता है ना, आरएनए के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेने। तो डीएनए पॉलीमरेज एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी दिखाता है, मतलब जो किनारे की तरफ काटे वो एक्सो न्यूक्लियस एक्टिविटी कहलाता है। ओके, अभी नहीं बेटा, अभी नहीं, अभी नहीं खुल रहा है। 5 to 6 लेक्चर और मानो मॉलिक्यूलर बेसिस में, 6 to 7 में कंप्लीट हो जाएगा, है ना। ओके, थैंक यू। होमवर्क आपका है बेटा, बताया ना, आरएनए के सारे क्वेश्चन। ओके, थैंक यू।